ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग देखते हैं ग्रुपिंग के कंसेप्ट को कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन के कंसेप्ट को देखा है। उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम आइडेंटिकल थिंग्स को डिफरेंट लॉगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ये प्रोसेस हमारा इंटीग्रल सॉल्यूशन के अंदर आता है। इसका जो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है कि डिफरेंट चीजों को अगर हम आइडेंटिकल पोजीशंस पे रखें, आइडेंटिकल लॉग तो कह नहीं सकते, पर्सन तो डिफरेंट होंगे, आइडेंटिकल बॉक्सेस में रखें तो उसको ग्रुपिंग कहेंगे। तो ग्रुपिंग और सेट जो आप फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने 4 ग्रुप बनाया है, तो ये चारों ग्रुप आपस में आइडेंटिकल कंसीडर किए जाते हैं। या आप सेट का फॉर्मेशन करते हैं, आप 2 सेट बनाते हैं, तो ये 2 सेट आपस में आइडेंटिकल कंसीडर किए जाते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है? इनमें डिफरेंस हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट से और वो जो एलिमेंट आपस में टुगेदर हैं उससे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि मेरे पास 4 मटेरियल है, लेट्स से A, B, C और D। मैं कह रहा हूं आपसे कि आप इन 4 को 2 ग्रुप बना दें, इन 4 का 2 ग्रुप बना दें। और वो ग्रुप कैसा होना चाहिए? वो ग्रुप ऐसा होना चाहिए बेटा कि एक ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट हो और दूसरे ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट हो। मैंने आपसे कहा कि भाई 4 चीजें हैं आपके पास, A, B, C, D। आप इनके 4 ग्रुप बनाइए, 2 ग्रुप बनाइए। उस 2 ग्रुप की कंडीशन ये है कि एक के अंदर एक एलिमेंट हो और दूसरे के अंदर 3 एलिमेंट हो। तो आप बोलोगे कि सर पहला ग्रुप हो गया जिसमें A है और इधर B, C, D है। फिर इधर सर B है, इधर A, C, D है। इधर सर C है, इधर A, B, D है। इधर D है, इधर A, B, C है। तो इस तरीके से हमने 2 ग्रुप बना दिया। देखिए, तो यहां पे एक ग्रुप है ये आपको और एक ग्रुप है ये। आप ऐसे समझे कि ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप जब इसमें एलिमेंट नहीं है तो आइडेंटिकल माना जाएगा। लेकिन अब आपने एलिमेंट दिया है, 3 एलिमेंट दिया है। वो कौन कौन से हैं? B, C, D हैं। बाहर क्या है? A। ये एक नई बात है। यहां पे 3 एलिमेंट है A, C, D। बाहर क्या है? B। ये एक नई बात है। तो ये हो गया आपको ग्रुपिंग का कंसेप्ट कि आपने क्या किया है कि आइडेंटिकल चीजों में, आइडेंटिकल जगहों पे डिफरेंट चीजों को प्लेस किया है। इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते थे कि सर अगर 4 मटेरियल है और 2 ग्रुप बनाना है, एक में 3 एलिमेंट रखना है, एक में 1 एलिमेंट रखना है, तो 4C3 से आप कोई सा भी 3 एलिमेंट चुन लीजिए, उनका एक ग्रुप बन जाएगा। और जो रह गया एक आपका एक एलिमेंट 1C1 से, उसका एक ग्रुप बन जाएगा। तो यही बात हम लोगों ने यहां पे की है, यहां पे डायग्राम पे दिखाने की कोशिश की है। तो ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1C1 हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 4। ये बात क्लियर है? चलो कि हमने 4 में से 3 को चुन लिया, वो एक ग्रुप हो गया और नेचुरली जो रह गया वो दूसरा ग्रुप हो गया। यहां पे ये बात ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ में आ रही है कि ये 2 ग्रुप आइडेंटिकल हैं तो इनका क्या मतलब बनता है। इनका मतलब आपको अब दिखेगा। अगर मैं कहूं कि ठीक है यही एलिमेंट हैं आपके पास A, B, C एंड D, इनका आपको ग्रुप बनाना है, लेकिन 2-2 के बनाइए। A, B, C, D के 2 ग्रुप बनाए और दोनों ग्रुप में मटेरियल रहेगा आपका 2-2 का। ठीक है, बढ़िया बात है, चलिए बनाते हैं। तो आप एक ग्रुप बना दोगे, बोलोगे सर इसमें A और B को रख दो और इसमें C और D को रख दो, ये काम हो गया। आप फिर बोलोगे कि सर एक और ग्रुप बनाओ, इसमें A और C को रखो, इसमें B और D को रखो, गुड। फिर आप बोलोगे सर एक में A और D को रखिए, एक में B और C को रखिए। तो ये सर आपने ग्रुप बना दिया। अब इसके बाद आप क्या कहोगे? इसके बाद आप मुझसे कहते कि सर ये वाला जो ग्रुप है इसमें आप B और C को रखिए और इस वाले में A और D को रखिए। लेकिन अब आप समझिए बात को कि ग्रुप जो है वो आपस में आइडेंटिकल होते हैं। इस वजह से आप यहां BC और यहां AD को रखेंगे तो ये कोई अलग बात नहीं होगी। यहां AD है, यहां BC है, ये इसके सिमिलर बात हो गई। इसको और एक बेहतर एग्जांपल से समझो
कि बिल्कुल समझो सेम शेप, साइज, वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ, हाइट, एवरीथिंग सेम। वी हैव टू आइडेंटिकल बॉक्सेस। से ब्लैक कलर की दो आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं मेरे पास, यहां पे दो बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें 4 बुक हैं, बुक ए, बुक बी, बुक सी, बुक डी। इसको 2 बुक इसमें रख दो, 2 बुक इसमें रख दो। तो आप क्या करोगे, आप एक बार यहां पे ए बी रखोगे, एक बार सी डी रखोगे। तो 2 बातें अलग है ना। अलग क्यों है? क्योंकि ए और बी बुक टुगेदर है और सी और डी बुक टुगेदर है। अगर आप दूर से देखोगे तो ये भी ब्लैक बॉक्स है, ये भी ब्लैक बॉक्स है, दोनों बॉक्स आइडेंटिकल है, तो देयर इज नो एनी डिफरेंस। बट व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज ए इज पुट अप विथ बी एंड सी इज पुट अप विथ डी। इस बात का डिफरेंस है। ए सी के साथ है, बी डी के साथ है, इस बात का डिफरेंस है। ए डी के साथ है, बी सी के साथ है, इस बात का डिफरेंस है। लेकिन अब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट आप सोचें कि यहां पे ए बी है और यहां पे सी डी है, और अब आप दोबारा क्या कर रहे हैं कि भाई इस वाले ब्लैक बॉक्स से सी डी को निकाल के यहां रख दे रहे हैं और इस वाले ब्लैक बॉक्स से ए बी को निकाल के यहां रख रहे हैं। तो इससे कोई डिफरेंस होगा? कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आप क्या बोलोगे? What you will explain? Sir, book A and B are together, it is already counted. Sir, book C and D are together, it is already counted. Sir, book A and B is in black box. Both the boxes is identical. Obviously, here also book A and B is in black box. तो ये नई बात नहीं हुई। तो यहां पे यहां से जब हम सेम वॉल्यूम लेते हैं तो समझने में ज्यादा आसानी होती है कि ग्रुप को आइडेंटिकल कैसे कंसीडर करते हैं या सेट को आइडेंटिकल कैसे कंसीडर करते हैं। अब यहां के लिए आप क्या करोगे? तो अगर आप यहां पे फॉर्मूले से आओगे, देखो हमने प्रैक्टिकल आपको बताया कि हमारे पास 3 ही तरीके हैं। अब इसके बाद हम कुछ भी करेंगे, हम यहां ए सी बी डी रखेंगे, ऑलरेडी काउंटेड है, सी डी ए बी रखेंगे, ऑलरेडी काउंटेड है। तो अब आप यहां बोलोगे कि सर ए बी सी डी है, इन 4 में से कोई सा 2 चुन लेते हैं हम। 4C2 से हम 2 को चुन लेते हैं। जब आप 2 को चुन लेंगे तो 2 बचेंगे आपके पास, तो सर 2C2 से उस 2 को चुन लो। लेकिन आप देखिए कि अगर आप इस प्रोसेस से आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1। बट इसका कैलकुलेशन क्या है? इसका कैलकुलेशन तो आपको 6 दे रहा है, जबकि आपका रियल आंसर क्या है? आपका रियल आंसर है 3। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, क्योंकि ये 2 बॉक्सेस जो हैं इनमें वॉल्यूम सेम है। तो जितने बॉक्सेस में या जितने ग्रुप में या जितने सेट में वॉल्यूम सेम होता है, उनकी अब आपस की कोई एक्सचेंज, कोई इंटरचेंज नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको उसे ग्रुपिंग के केस में एडिशनली डिवाइड करना पड़ता है। तो आप उसको 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कर देंगे। ऑब्वियसली ये नीचे आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये वाला 2 फैक्टोरियल क्यों लगा है? ये वाला 2 फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लगा है कि 2 ग्रुप के अंदर सेम नंबर ऑफ अमाउंट में या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसको आप ऐसे समझो कि अगर मान लो ए बी सी डी है और मैं कहता हूं कि एक एक का ग्रुप बनाओ, एक एक का ग्रुप बनाओ, तो आप कहोगे ठीक है सर 4C1 से आप एक चुन लो, फिर जो 3 बचेगा उसमें से 3C1 से एक चुन लेंगे, फिर जो 2 बचेगा उसमें से 2C1 से एक चुन लेंगे, और फिर जो एक बचेगा वो 1C1 से हो जाएगा। तो आप इसको ओपन करेंगे, आपको मिलेगा 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। बट नाउ सी कि जब आप 4 ग्रुप बना रहे हैं ए बी सी डी का, तो ये चारों ग्रुप के अंदर आप क्वांटिटी कितनी रख रहे हैं? 1 1 1 1। सो द नंबर ऑफ क्वांटिटी यू आर पुटिंग इज इक्विवेलेंट, इज इक्वल इन 4 ग्रुप्स। सो यू नीड टू डिवाइड दिस कंप्लीट रिजल्ट बाय एडिशनल 4 फैक्टोरियल टू कंपनसेट दैट इफेक्ट। और इसलिए अगर आपको एबीसीडी से एक एक के 4 ग्रुप बनाने हैं तो एक ही तरीका है। यहां पे 2 फैक्टोरियल से भी सिर्फ इसलिए डिवाइड किया है कि हमें 2 ग्रुप के अंदर सेम अमाउंट डाल रहे हैं। कितना अमाउंट डाल रहे हैं मैटर नहीं करेगा बेटा, सेम होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे आप मैं ये कह सकता हूं कि जैसे यहां देखो इस बॉक्स में मान लें कि हमारे पास 10 मटेरियल है, कोई 10 डिफरेंट चीजें हैं, और मैं आपको कह रहा हूं कि देखो 2 2
और 3 के ग्रुप बना दीजिए, 4 ग्रुप बनाइए। आपके पास 10 मटेरियल है, आप 2 2 3 के 4 ग्रुप बनाइए। तो क्या करेंगे, पहले 10 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर 2 तो 2 फैक्टोरियल, 2 तो 2 फैक्टोरियल, 3 तो 3 फैक्टोरियल, 4 फिर यहां पे 3 तो 3 फैक्टोरियल। अब आप देखो यहां पे इस 2 में 2 2 एलिमेंट रख रहे हो, तो 2 ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसीलिए एक एडिशनल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। और फिर यहां पे 3 3 एलिमेंट, 2 और ग्रुप है जिसमें 3 3 एलिमेंट है, सेम है, तो इसीलिए एक एडिशनल 2 फैक्टोरियल आप यहां पे लगा देंगे। तो अब मैं इसको एक बार पहले जनरल फॉर्मूले में लाता हूं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, ग्रुपिंग की हम लोगों ने यहां पे बातचीत की है कि क्या है, कैसे अप्रोच करते हैं, चीजों को देखा है डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू कि आइडेंटिकल कंसीडर करते हैं, सेम वॉल्यूम रहते हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ता है, 3 से या 4 से, जितने ग्रुप के अंदर सेम वॉल्यूम है, उन बातों को हम लोगों ने देखा है। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए और फिर मैं इस पे आपको ग्रुपिंग का फॉर्मूला भी बताऊंगा और फिर उसके बाद इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्रुपिंग की। तो अगर मान लें हमारे पास n एलिमेंट है और हमें इसके 3 ग्रुप बनाने हैं, m के, n के और p के, ठीक है, जहां पे कि m इज नॉट इक्वल टू n इज नॉट इक्वल टू p, सारे डिफरेंट है, तो आपको सोचना ही नहीं है। आपके पास टोटल एलिमेंट कितने देखो, तो m प्लस n प्लस p है। आपकी मर्जी चलेगी बेटा कि आप इसमें से पहले m लेकर के ग्रुप बना दें, चाहे n लेकर के ग्रुप बना दें, चाहे p लेकर के ग्रुप बना दें। आप इनमें से मान लो m लेकर के ग्रुप बना दो। अब बच कितना गया, अब बच गया n प्लस p। इसमें से फिर अगेन आपकी मर्जी चलेगी कि आप n को निकाल के ग्रुप बना दें या p को निकाल के। मान लो आपने n को निकाल के ग्रुप बना दिया, अब आपको कितना बच गया, p c p, उसका नेचुरली एक ग्रुप बन जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल m प्लस n प्लस p माइनस p, दैट इज n प्लस p फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये हो जाएगा आपका n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n प्लस p माइनस n, दैट इज p फैक्टोरियल, और ये आपका रहेगा 1। तो आप इसको काट देंगे तो आपके पास आ गया m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। मैं एक जनरल बात में कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आता हूं एक की एक्सक्लूसिव फॉर्मूला कैसे हम लोग बनाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज इन विच n1, या ऐसे समझो n इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk कैन बी डिवाइडेड into k groups each containing n1 n2 n3 nk elements where n1 not equal to n2 not equal to n3 not equal to nk can be done in टोटल आप लिख सकते हैं कैपिटल N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल nk फैक्टोरियल। तो ये आपको ग्रुपिंग का एक जो फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर जो बात मैंने बताई थी कि इफ आर ग्रुप इज हैविंग, इफ आर ग्रुप इज हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, then the complete result will be divided by r factorial। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है
कि अगर उनमें से R ग्रुप के पास सेम एलिमेंट हैं तो हम R फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए कि R1 ग्रुप के पास सेम एलिमेंट है, R2 ग्रुप के पास सेम एलिमेंट है, तो हम R1 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करेंगे, R2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें नहीं घबराना है। अब ये यहां तक आपने क्या किया, यहां तक आपने अब ग्रुपिंग बना दी है। ठीक है, और ये सारे ग्रुप अब डिफरेंट हैं। एज फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि A और B टुगेदर होने की वजह से डिफरेंट है, क्योंकि उधर C और D डिफरेंट है। तो बक्सा सेम है, ब्लैक बॉक्स के अंदर ही एक में A और B एलिमेंट है, एक में C और D एलिमेंट है, लेकिन दोनों डिफरेंट है ना। ऊपर से दिख रहा है कि दोनों ब्लैक बॉक्सेस हैं, बट दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर इनटेक। वन बॉक्स इज कंटेनिंग AB एलिमेंट, अदर बॉक्स इज कंटेनिंग CD एलिमेंट। अब आपको यह बताया जाएगा कि इफ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज ग्रुप्स, दीज सेट्स टू, मान लो यहां पे K ग्रुपिंग की है हमने, सो इफ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज ग्रुप्स, दीज सेट्स टू K पर्सन, तो अब क्या हो गया कि ये सारे ग्रुप तो डिफरेंट है, दिस होल रिजल्ट, नाउ दिस कंप्लीट थिंग इज अ डिफरेंट रिजल्ट। अब आप इसको मान लो कि K बुक के बंडल बना लिए। ऐसे समझिए कि हमारे पास 100 बुक्स थे, हमने उसकी 10 ग्रुपिंग की, 10 बंडल बनाए हैं। ठीक है, और वो जो 10 बंडल है उसमें N1, N2, N3 से लेकर के N10 तक है, और ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इतने तरीके से हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी। अब मैं आपको कह रहा हूं कि बेटा ये जो 10 बुक के बंडल आपने बनाए हैं ना, इन 10 बुक के बंडल को 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इन 10 बुक के बंडल को 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहां पे आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, ग्रुपिंग का कंसेप्ट यहीं पे खत्म हो गया। इतने तरीके से आपके पास अब 10 डिफरेंट चीजें हैं। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि इन 10 डिफरेंट चीजों को 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 10 डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 10 पर्सन इन 10 फैक्टोरियल वे। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि भाई ये हो गया, ग्रुपिंग का कंसेप्ट यहीं पे खत्म है बेटा, अब इसको आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज नेक्स्ट स्टेप ऑफ P&C। तो आप वो n चीजों को n लोगों में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या मान लो किसी को 2 देना है, किसी को 4 देना है, वो जो भी आपको काम वहां पे करना है, दैट यू कैन डू बाय द जनरल कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक सिंपल मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि इफ नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज K ग्रुप्स टू K पर्सन, डायरेक्टली वी विल मल्टीप्लाई दिस होल रिजल्ट बाय K फैक्टोरियल। तो ऐसे तो मैंने बात आपको ये बता दी है, समझा दी है, लेकिन ये स्टेप मैं अब भी एक बार लिख दूंगा, ताकि आपको बाद में अगर नोटबुक में ये बात लिखी हुई होगी तो कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा। क्योंकि आईटी में भी इस साल भी पूछा है, 2020 में भी JEE एडवांस में ग्रुपिंग पे एक क्वेश्चन पूछा है, और वहां पे ये सब बातें लगाई गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या बात है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसको लैंग्वेज में मैं कह रहा हूं कि नाउ इफ वी हैव टू distribute these K groups to K person, और पर्सन इन द सेंस आप कह सकते हैं कि एनीथिंग विच इज डिफरेंट, एनीथिंग विच इज डिफरेंट। मान लो कि आपने ग्रुपिंग में बंडल बना लिया कुरियर का ही, उसको 10 डिफरेंट एड्रेस पे भेजना है, तो पर्सन को तो नहीं दे रहे हो, डिफरेंट एड्रेस पे कुरियर कर रहे हो, बट वो डिफरेंट है, 10 डिफरेंट प्लेसेस पे रख रहे हो। एनीथिंग विच इज डिफरेंट। नाउ इफ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस K ग्रुप्स टू K पर्सन, और एनीथिंग विच इज डिफरेंट, वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई, वी हैव टू simply multiply the complete result by K factorial. Why this K factorial? Because K different thing can be distributed in K person in K factorial way. Why? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है because K different things
कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन k पर्सन इन k फैक्टोरियल वेज। तो ग्रुपिंग से तो आपको यही मिला ना कि भाई k डिफरेंट ग्रुप आपको मिल गए, आगे का डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको PNC से देखना पड़ेगा ना, तो वो चीज हम लोग यहां पे देखते हैं कि ये k फैक्टोरियल से हो सकता है। दो बातें हमेशा ध्यान रखिए, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन में आप आइडेंटिकल चीजों को डिफरेंट लॉगों में बांट रहे होते हैं, और ग्रुपिंग में आप डिफरेंट चीजों को आइडेंटिकल प्लेसेस पे, आइडेंटिकल बॉक्सेस पे, आइडेंटिकल सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। इंटीग्रल सॉल्यूशन में आइडेंटिकल चीजें डिफरेंट के पास जा रही होती है, ग्रुपिंग में डिफरेंट चीजें आइडेंटिकल के पास जा रही होती है। दोनों कंसेप्ट हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जामिनर की मर्जी चलती है, वो क्या करेगा, वो पहले ग्रुपिंग करवा के फिर उसको डिफरेंट बंटवाएगा। तो इस तरीके से आप के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, या वो अगर कहीं भी ट्विस्ट ला रहा है क्वेश्चन में, थोड़ी देर इंटीग्रल है उसके बाद उसने उसको ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट यू विल डू विथ योर कॉमन सेंस कि उसको कैसे मिक्स करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे। नाउ वी विल स्ट्रेट अवे लुक टू ए क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन को देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज 20 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 4 kids such that each should get at least 4 books। तो कह रहा है कि भाई अपने पास 20 डिफरेंट बुक है देखो, और उसे 4 बच्चों में बांटना है। कैसे बांटना है कि सबको कम से कम 4 बुक मिले। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट है ग्रुपिंग का कि 20 डिफरेंट बुक को 4 ग्रुप में बांट दो, जिसमें कि किसी भी ग्रुप में कम से कम 4 बुक हो। और जब एक बार आपके पास वो 4 ग्रुप बन जाएगा बेटा, उस 4 ग्रुप को 4 बच्चों में आप 4 फैक्टोरियल से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो यहां पे ये आपको समझने की जरूरत है, यहां पे इंटीग्रल सॉल्यूशन आप नहीं लगा सकते क्योंकि बुक्स डिफरेंट है। ये अगर बुक्स आइडेंटिकल होते तो डायरेक्टली 4 बच्चों को हम लोग बांट देते उस कंसेप्ट से लगा करके कि 4 4 4 पहले सबको दे दो, 16 हो गए। अब 4 बचे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट लग जाता। मैंने दिया भी होगा 20 चॉकलेट्स करके सवाल आप लोगों को, लेकिन यहां पे बुक्स डिफरेंट हैं और आप डिफरेंट चीजों को ऑल टुगेदर आप क्या कर रहे हो, देखो डिफरेंट चीजों को डिफरेंट पर्सन में ही बांट रहे हो, बट उसके बीच में एक सब स्टेशन बना रहे हैं हम लोग ग्रुपिंग का कि पहले डिफरेंट चीजों को आइडेंटिकल में बांट करके 4 ग्रुप बना ले रहे हैं और फिर उस ग्रुप को 4 बच्चों में बांट रहे हैं। तो ये काम करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई कम से कम 4 देना है। तो मान लो एक काम ये है कि 4 4 4 8, एक आप ये कर सकते हैं, ये एक तरीका हो गया, एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड कि भाई हो गया 4 4 4, 3 4 से ज्यादा हम नहीं कर सकते थे, तो अब 4 4, अब दोनों का सम देखो कितना है, 8 प्लस 4 12, तो इसी को तो बांटोगे। तो जब 8 प्लस 4 12 है, इसको बांटोगे तो 4 और 8 पहले कर चुके हो, तो अब क्या करोगे, 5 और 7 कर दोगे, और क्या कर दोगे, तो 6 और 6 कर दोगे। तो ये भी आपका एक तरीका हो गया। अब इसके बाद आपको नहीं कर सकते आप 12, आपको यहां पे फाइनल हो गया, 2 को 4, 3 को 4 देंगे तो 1 को 8 देना पड़ेगा। अगर 2 को 4 देंगे तो बचे हुए 2 में 12 बांटना है, तो 5 7 और 6 6, 9 के पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि एटलीस्ट 4 बुक वाला हमारे पास कंस्ट्रेन है। तो अब क्या करना होगा, अब ये करना होगा कि आप किसी एक को ही 4 दीजिए। तो अगर आप एक को 4 देते हैं तो अब बाकी को आपको क्या देना है, 16 बुक टोटल बांटनी है आपको, और 3 लॉग है। तो क्या तरीका हो गया कि 5 5 और 6। सोच के देखो कि क्या अगर हम किसी को 7 दे दें, अगर आप किसी को 7 दे दोगे तो 5 और 7 11 हो गया। अब बचे हुए 9 को जब 2 में बांटोगे और कम से कम 4 होना चाहिए, तो 1 4 और 1 5 ऑलरेडी देखो काउंटेड है। आप किसी को 1 6 दे दो तो देखो 10 हो गया। अब बचे हुए 10 को करोगे तो 5 और 5 तो ऑलरेडी ये काउंटेड है। 8 दोगे तो ऊपर वाले में चले जाओगे। तो ये हो गया। और एक क्या हो सकता है, द 5th वन एंड लास्ट इज कि सबको भैया 5 5 बुक आप दे दीजिए।
तो ये टोटल 5 तरीके से हम लोग ग्रुपिंग को कर सकते हैं। अब यहां से देखते हैं कि ग्रुपिंग में क्या हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, 20 डिफरेंट चीजें हैं और ये ग्रुपिंग है। अब इसके आंसर में सोचो कि क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये हो जाएगा आपका 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पहले ग्रुप का साइज 4 फैक्टोरियल, दूसरे ग्रुप का साइज 4 फैक्टोरियल, तीसरे ग्रुप का साइज 4 फैक्टोरियल, चौथे ग्रुप का साइज 8 फैक्टोरियल। और क्या बात होगी, 3 ग्रुप के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो कितने एलिमेंट हैं ये नहीं देखते हैं, बस देखते हैं कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए एक एडिशनल 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब सेकंड केस को ऐड कीजिए, तो 20 फैक्टोरियल बाय क्या हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, और 2 ग्रुप के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो एडिशनली एक 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब थर्ड केस की बात करते हैं, तो 20 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। लेकिन ध्यान दीजिए कि 2 ग्रुप में सेम एलिमेंट है 4 और 4, तो इसीलिए एक 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। फर्दर 2 ग्रुप में सेम एलिमेंट है 6 और 6, तो एक और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब मैं फोर्थ सिचुएशन की बात करूंगा कि 20 फैक्टोरियल बाय, तो 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और 2 ग्रुप में 5 और 5 सेम एलिमेंट है तो इसीलिए एक एडिशनल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, प्लस 20 फैक्टोरियल। एंड फाइनल केस है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और 4 ग्रुप के अंदर सेम है तो एक एडिशनल 4 फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड करेंगे। सो इन दिस वे, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच ग्रुपिंग कैन बी डन। क्या हुआ है अभी तक, टिल नाउ क्या हुआ है कि वी हैव डिवाइडेड 20 डिफरेंट बुक्स इन 4 ग्रुप्स विच इज कंटेनिंग एटलीस्ट, ईच ग्रुप इज कंटेनिंग एटलीस्ट 4 बुक्स and they all are different now this is the number of group, each group can be distributed to 4 kids in 4 factorial way। तो अगर मैं क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो मैं फाइनल क्या कर दूंगा बेटा, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो चलिए ये सवाल देखिए, कह रहा है कि इन ए होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल, 6 person are to be accommodated in these 4 rooms in such a way that each of these rooms contains at least 1 person and at most 2 person. Then the number of possible ways in which this can be done is। ये सवाल इस साल 2020 IIT-JEE एडवांस पेपर 2 में आया हुआ है। इंटीजर टाइप में 4 नंबर आपको इसके मिलते हैं। ठीक है बच्चे, अगर आपको ग्रुपिंग का कंसेप्ट आ रहा है तो समझो 4 नंबर आपके लिए तोहफे के तौर पे रखा हुआ है। अब क्या करना है, देखो 6 लोग हैं, 4 कमरे हैं, एक कमरे में एक से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। तो क्या करोगे, पहले 6 लोगों की 4 ग्रुप को बना दो, और फिर होटल के कमरे हैं तो उसमें रूम रहता है ना, रूम सर्विस देखते हो जाता है, रूम 101, 102, 103 ऐसे करके। सो द 4 रूम्स आर डिफरेंट। So you first make 4 group and then associate these group to 4 rooms, that will be done in 4 factorial way। तो आपका जो पहला चैलेंज है वो है कि हम 6 में से 4 ग्रुप बनाए जिसमें कम से कम 1 रखें और ज्यादा से ज्यादा 2 रख सकते हैं। तो देखो कि क्या चॉइस है आपके पास, तो 2 2 1 1 इकलौती चॉइस है बेटा, 1 से कम नहीं रख सकते तो पहले सबको 1 1 दे दो। अब भाई 2 बंदे एक्स्ट्रा हैं तो देना है किसी ग्रुप में, बट आप 2 से ज्यादा भी नहीं दे सकते, तो यू हैव ओनली दिस चॉइस 2 2 1 1। 6 लोग को 2 2 और 1 1 के 4 ग्रुप में आप बांट दीजिए। तो ये ग्रुपिंग कितने तरीके से हो सकती है, तो ये ग्रुपिंग हो सकती है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और इन 2 ग्रुप के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 2, तो इसीलिए आप एक एडिशनल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, और इस 2 ग्रुप के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 1, इसीलिए आप एक एडिशनल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। सो इन दिस वे 6 person कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स which satisfy the given condition of the question that each group is consisting at least 1 and at most 2।
Now these 4 groups can be associated with the 4 rooms in 4 factorial way, and now you have to simplify this. तो 6 फैक्टोरियल हो जाता है बेटा आपका 720, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया 16। तो आप यहां पे लिख दीजिए 16, और इधर हो गया आपका 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24। तो पहले इसको 8 से कट कर दो, यहां पे आ गया 8, यहां पे आ गया 3, एंड नाउ दिस 8 कैन बी डिवाइडेड विद दिस। कैसे करोगे? तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 6 फैक्टोरियल था, ये चीज आ गई आपकी। तो आप 8 से डिवाइड कर दीजिए इसको, सॉरी पार्डन, माय मिस्टेक, इट इज 2। ठीक है बच्चे, 16 को कर रहे हो ना, 8 से डिवाइड कर रहे हो, तो 8 इंटू 24 इट इज 3, एंड 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। सो नाउ यू विल डिवाइड दिस 720 बाई 2, सो यू विल गेट ए आंसर 360। ठीक है बच्चे, 8 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहां पे 2 आएगा, यहां पे 3 आएगा। सो द फाइनल आंसर इज व्हाट, 360 into 3, that is 1080, and you will get +4 in JEE Advance. If you are in a good zone, it will improve your rank by nearly 300, 400, 500. तो ये आपका एक कंसेप्ट था बेटा। देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईटी में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से उसको करके आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब ये एक सवाल देखिए, थोड़ा लंबा है लेकिन कंसेप्ट आसान है, ग्रुपिंग का हो जाएगा। कह रहा है कि 16 प्लेयर्स S1, S2, S3, S16 प्ले ए टूर्नामेंट। दे आर डिवाइडेड इनटू 8 पेयर्स, 2-2 की टीम है। एट रैंडम फ्रॉम ईच पेयर ए विनर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द गेम प्लेड बिटवीन 2 प्लेयर ऑफ द पेयर। Assume that all the players are of equal strength. Find the number of ways in which 8 pairs can be formed. मतलब कितने तरीके से 8 टीमें बन सकती हैं। और दूसरा कह रहा है आपको find the number of ways in which S1 and S2 are in different pair. तो पहले देखो 16 लॉग हैं, उनकी 8 टीम बनानी है, और हर टीम में कितने लॉग हैं, 2-2। तो क्या कर रहे हो आप, ग्रुपिंग कर रहे हो, कितने की, 2-2-2 की, कितने ग्रुप बना रहे हो, 8। तो टोटल अमाउंट कितना है, 16। तो क्या हो जाएगा आंसर अपना, 16 फैक्टोरियल डायरेक्टली बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कितनी बार, 8 बार। तो 8 बार लिखने से बेहतर है यहां लिख दो पावर 8, एंड इनटू ये 8 के 8 ग्रुप में सेम वॉल्यूम है, तो इसीलिए एक 8 फैक्टोरियल से डिवीजन हो जाएगा। अब यहां देखो सेकंड वाले में, ये तो हो गया फर्स्ट वाले का काम हो गया यहां पे। ठीक है, सेकंड वाले में देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच S1 एंड S2 आर इन डिफरेंट पेयर। S1 और S2 डिफरेंट पेयर में है। ठीक है बेटा, तो पहले S1 को लिया। अब S1 की ग्रुपिंग को करते वक्त क्या ध्यान में रखना है कि S2 नहीं आ सकता है, तो S1 और S2 को रिजेक्ट कर दो। तो S1 का जो पार्टनर है वो कितने तरीके से चुन सकते हो, तो बचे हुए 14 में से कोई एक चुनोगे S1 का पार्टनर, करेक्ट। S1 हमारे पास है, S2 को हम उसके ग्रुप में ले नहीं सकते हैं, तो S2 को उसके ग्रुप में नहीं लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम 14C तरीके से S1 का पार्टनर चुनेंगे। तो ये हमारा हो गया 14। अब S1 वाला ग्रुप बन चुका है, अब S2 का ग्रुप आप बना रहे हैं। तो जो आप S2 का ग्रुप बना रहे हैं, तो S2 खुद हो गया, उसका पार्टनर आपको चुनना है। तो कितने तरीके से चुन सकते हो, तो उसका पार्टनर आप बचे हुए 13 में से किसी एक को चुन लो, तो 13C1 यानी कि 13 तरीके से चुन सकते हो। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप बचे हुए 12 को 6 ग्रुप बना दो 2-2 की। तो क्या हो जाएगा आपका 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चे, ये काम हो गया। अब आप कहोगे नहीं सर हमको ये नहीं करना, हम ये 13 मिनट है ना, तो S1 का ग्रुप बना दिया S2 के बगैर। अब बचे हुए S2 को रख लो,
बचे हुए 13 की 6 के बदले 7 ग्रुप बना दो। बचे हुए 13 की 6 के बदले 7 ग्रुप बना दो। 2 2 2 2 वाली 6 ग्रुप बना दो और एक बनाओ सिंगल वाला। जो सिंगल वाला ग्रुप होगा उसको S2 के साथ मैच करवा देना। तो अगर 13 के भी आप 2 2 2 के 6 और एक ग्रुप बनाते तो क्या लिखते? 13 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 टाइम 1 फैक्टोरियल और फिर 6 से। तो आप यहां से डायरेक्ट भी जाते तो भी वही बात आती। 13 फैक्टोरियल तो 12 फैक्टोरियल इंटू 13 13 फैक्टोरियल ही तो होगा। तो आप उस तरीके से भी जा सकते हैं, या ऐसे भी सिंपल सोचे कि भाई S1 का ग्रुप बन गया, अब S2 के लिए बचे हुए 13 में से कोई चुन लो तो 13C1, बचे हुए 12 के 6 ग्रुप बना दो। तो आप S1 और S2 का सेपरेट ग्रुप बना के ग्रुपिंग में जंप कर सकते हैं, या किसी एक का ग्रुप बना करके S1 का ग्रुप बना करके भी ग्रुपिंग में जंप कर सकते हैं कि बचे हुए 13 में से 7 ग्रुप बना दो, 2 2 2 के 6 और एक वाला, और जो एक वाला ग्रुप होगा वो S2 के साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया आपका ग्रुपिंग पे बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो अब हम लोग बच्चों एक नया कंसेप्ट देखते हैं ग्रुपिंग के बाद, ये है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ फंक्शन को निकालना। तो आपको इसके लिए फंक्शन की एक बेसिक बात मालूम होनी चाहिए। तो पहले मैं वो इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा कि मान लीजिए कि ये सेट A है और ये सेट B है, ये सेट A है और ये सेट B है। इसके अंदर मान लीजिए एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 से लेकर के लेट्स से AN, और यहां पे आपके पास एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3 B4 से लेकर के Bm। तो अगर कोई फंक्शन है जो कि सेट A से लेकर के सेट B में जा रहा है, कोई फंक्शन है जो सेट A से लेकर के सेट B में जा रहा है, तो दो कंडीशन फंक्शन के होने की लगाते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि इसका हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A विल गो टू सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट B। पहला होता है आपका एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A विल गो टू सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट B। और दूसरी कंडीशन होती है कि नो एलिमेंट ऑफ सेट A विल गो टू 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट B। नो एलिमेंट्स ऑफ सेट A will go to more than one element of set B। ये बेसिक बात होती है फंक्शन की कि A से B का एसोसिएशन यूनिक होना चाहिए और सेट A के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट B में जाने चाहिए। अब अगर आपको बेसिक फंक्शन नहीं मालूम है तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप यहां इसको बाइजेक्शन को ना पढ़ें, पहले जाकर के फंक्शन के बेसिक्स को देख लें, क्योंकि यहां पे मैं बताऊंगा कि इनटू फंक्शन कितने होंगे, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, वन वन फंक्शन कितने होंगे, मेनी वन फंक्शन कितने होंगे। तो मैं फंक्शन तो बता भी दिया, उन सबको मैं बताने लगूंगा तो 1-1.5 घंटे का एक अलग से लेक्चर हो जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है कि आप पहले फंक्शन जाकर के सिर्फ ये बात जान लें कि वन वन फंक्शन का क्या मतलब है, इनटू फंक्शन का क्या मतलब है, ऑन टू फंक्शन का क्या मतलब है, मिनी वन का क्या मतलब है। तो फिर आप यहां पे इस टॉपिक पे आ सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप ये बेसिक बात जानते हैं, तो आप बने रहें। तो फंक्शन होने की ये कंडीशन है। इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास यहां पे n डिफरेंट बॉल्स हैं। A1 एक बॉल है, A2 एक बॉल है, A3 एक बॉल है, n डिफरेंट बॉल्स हैं। और इस तरफ बॉक्सेस हैं, B1 एक बॉक्स है, B2 एक बॉक्स है, B3 एक बॉक्स है, Bm एक बॉक्स है। मैंने आपको ये काम दिया है कि बेटा आप इन सभी बॉल्स को बॉक्सेस में रख दो। सिंपल समझो, मैंने आपको ये काम दिया है कि बेटा आप इन सभी बॉल्स को बॉक्सेस में रख दो। अगर आपने ये कर दिया तो आपने फंक्शन बना दिया, क्योंकि आप एक बॉल को 2 बॉक्स में नहीं रख सकते हो, और अगर आप हर एक बॉल को रख दोगे तो ये काम फंक्शन का हो गया है। तो यहां पे हम लोग जो फंक्शन के आने वाले पॉइंट्स को देखेंगे
तो उसमें इस एग्जांपल से मैं आपको कोट करूंगा कि देखो ये बॉल उस बॉक्स में चला गया, तो आप ये समझना कि एलिमेंट वहां पे जा रहा है और फंक्शन हमारा रिलेट हो रहा है। तो इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेसिक बात मैंने फंक्शन की आपको यहां पे की है। अब मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा, मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन या नंबर ऑफ फंक्शन। तो इसके लिए हम लोग एक बेसिक एजम्पशन ले लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो सेट ए से सेट बी में है। जैसे सेट ए के अंदर हम लोगों ने एलिमेंट रखे थे, बी के अंदर हम लोगों ने एलिमेंट रखे थे, ए के अंदर n एलिमेंट रखे थे, बी के अंदर m एलिमेंट रखे थे। तो वो बातें एक बार मैं लिख देता हूं। लेट ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में, ठीक है, लेट ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वेयर number of elements in set A, इसको मान लेते हैं हम n, and number of elements in set B equal to m। तो अब मैं आता हूं एक एक करके हर एक बात को एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम लोग देखते हैं बेटा नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो जब मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात कर रहा हूं तो मैंने इसको कैसे रिलेट किया, देखो कि सेट ए के सारे ही एलिमेंट सेट बी के पास जा रहे हैं, ठीक है, सेट ए के सारे ही एलिमेंट सेट बी के पास जा रहे हैं। या आप बॉक्स और बॉल से ऐसे कंपेयर कीजिए कि हर एक बॉल जो है वो किसी न किसी बॉक्स में जा रहा है। तो पहले वाले बॉल के पास कितनी चॉइस है बताइए, तो किसी भी बॉल के पास, बॉक्स के पास चला जाए, इट हैज गॉट m चॉइसेस। दूसरे वाले के पास अगेन m चॉइसेस, तीसरे वाले के पास अगेन m चॉइसेस, चौथे पांचवें सबके पास कितनी चॉइसेस है, m, और टोटल आपके पास बॉल कितनी है, n। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा बेटा, m की पावर n। इसको ऐसे लिख सकते हो, m होता है आपका यहां पे किसमें, b को क्या कह देते हैं, कोडोमेन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, इसकी पावर में क्या है, तो इसकी पावर में बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, ये पावर में है, ध्यान रखना, ये जगह ऐसी हो गई है बट इट इज इन पावर। मैं इसको रिप्लेस करके थोड़ा हाइट पे लिख ही देता हूं तो आपको ये बात क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा पावर में है, क्या है पावर में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, क्या हो गया, m की पावर n। कैसे समझे हम लोग इसको, सिंपल तरीके से कि हर एक बॉल के पास जाने के लिए m बक्से थे, टोटल हमारे पास कितने बॉल थे, n थे, तो m इंटू m इंटू m इंटू m इंटू n, m n टाइम्स, दैट इज m की पावर n। अब मैं बात करता हूं कि भाई ये बताइए कि 1 फंक्शन कितने होंगे और मेनी वन फंक्शन कितने होंगे, ठीक है, 1 फंक्शन कितने होंगे और मेनी वन फंक्शन कितने होंगे। तो मान लीजिए मैं कहता हूं आपको कि टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, लेट्स से मैं कहता हूं 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन। तो जब मैं 1 फंक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, अब यहां पे मुझे 2-3 कंडीशंस लेना पड़ेगा। कंडीशन से क्या सब है कि भाई पहला कंडीशन है मेरा कि मान लीजिए तब क्या होगा जब बॉल ज्यादा है, n इज ग्रेटर देन m, बॉल ज्यादा है और बॉक्स कम है। तो भैया जब बॉल ज्यादा है और बॉक्स कम है तो किसी न किसी एक बॉल में, किसी न किसी एक बॉक्स में तो 2-4 बॉल डालोगे ही ना, क्योंकि बॉल ज्यादा है आपको, n आपको नंबर ऑफ बॉल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन है। तो आपके पास डोमेन में ज्यादा एलिमेंट हैं और
कोडोमेन में कम एलिमेंट हैं तो कोडोमेन के किसी न किसी एक एलिमेंट के पास एक से ज्यादा तो आएगा ही आएगा ना, तो क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फंक्शन, इस केस में नंबर ऑफ वन फंक्शन हो जाएगा 0। सो द आंसर इज 0। सेकेंड सिचुएशन हम देखते हैं बेटा कि अगर n इक्वल टू m आ जाए तो सिंपल समझो कि n बॉल्स हैं, n बॉक्सेस हैं, सबको एक एक देना है, तो हमारा आंसर इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा बेटा, m फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल। करेक्ट, m फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल, क्योंकि जितनी जगह है उतने लॉग हैं, जितनी बॉक्स हैं उतने बॉल हैं, सबको एक एक चाहिए, तो ये m फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल तरीके से हो सकता है। लेकिन देखो ट्विस्ट आएगा तीसरे वाले में, जब आपके पास बॉल कम है बॉक्स ज्यादा है, बॉल कम है बॉक्स ज्यादा है, तो क्या करोगे, डायरेक्ट पीएनसी लगाओ। भाई पहले वाले के पास m चॉइस है, दूसरे वाले के पास m-1 होगा, तीसरे वाले के पास m-2 होगा, इस तरीके से चलता रहेगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि हम MPN लिख दें, MPN। भाई आप m आपके पास बॉक्सेस हैं, उनमें से n चीजों की परम्यूटेशन करनी है, तो MPN डायरेक्टली आपका रिजल्ट आ गया। आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं फॉर्मूला में ला करके, तो m फैक्टोरियल अपॉन m-n फैक्टोरियल हो गया। कोई कॉम्बिनेशन के थ्रू आना चाहते हैं तो पहले MCN से वो उन n बॉक्सेस को चुनेंगे जिनमें बॉल्स को जाना है, और फिर उसको n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो गया। थर्ड होता है हमारा, थर्ड केस आते हैं इसमें हम लोग, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अब बेटा अगर आप फंक्शन पढ़ के आए होंगे तो इस बात को समझेंगे, नहीं आए होंगे तो नहीं समझेंगे कि फंक्शन के पास कोई चॉइस नहीं होती है, या तो कोई फंक्शन 1 होगा या तो वो फंक्शन मेनी वन होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले सिचुएशन में जब n हमारा m से बड़ा है तो टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या है, m की पावर n, तो ये डायरेक्टली आंसर हो जाएगा m की पावर n माइनस 0 दैट इज इक्वल टू m की पावर n। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस वन फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। इसी का सेकेंड सिचुएशन देखिए कि जब n इक्वल टू m हो गया तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या है बेटा, m की पावर n माइनस m फैक्टोरियल कर लो या n फैक्टोरियल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी में थर्ड सिचुएशन व्हेन n इज लेस देन m, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन m की पावर n माइनस MPn, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। तो ये तीन कंडीशंस देखे हम लोगों ने, उसके अंदर मेनी वन फंक्शन की बात की। अब इसके बाद हम इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, थोड़ा सा मैं बता दूं इनटू और ऑनटू में क्या होगा। जैसे 1 और मेनी वन में था, 1 है कि एक बक्से में एक ही बॉल आएगा, और मेनी वन था कि किसी भी एक बक्से में कम से कम एक से ज्यादा बॉल आ जाए। अब इनटू और ऑनटू में बात करेंगे, तो अगर मैं बात करूं इनटू और ऑनटू की, तो इसके अंदर बात होगी कि कम से कम एक बॉक्स जो है वो खाली रहे। अगर कम से कम एक बॉक्स खाली है तो फंक्शन हो गया इनटू, और अगर कोई भी बॉक्स खाली नहीं है तो फंक्शन हो गया आपका ऑनटू। आप बॉल को बॉक्सेस में रख रहे हो, अगर एक भी बॉक्स खाली रह गया तो फंक्शन हो जाएगा आपका इनटू, और अगर एक भी बॉक्स खाली नहीं है तो फंक्शन हो जाएगा आपका ऑनटू। तो यहां पे मैं 3 केसेस बनाऊंगा, लेकिन मैं पहला जो केस लेता हूं मैं बॉक्सेस ज्यादा ले लेता हूं। मान लो कि m जो है वो ग्रेटर देन n है, ठीक है, इससे आप कंफर्टेबल हैं। बॉक्सेस ज्यादा हैं, बॉल कम है, तो भाई साहब कोई ना कोई तो खाली होगा ही ना। अगर आपके पास ज्यादा बॉक्सेस हैं और बॉल्स कम है तो कोई ना कोई तो खाली होगा, और कोई ना कोई अगर खाली होगा तो हमारा सारा का सारा फंक्शन क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा m की पावर n, ठीक है।
हमारा आंसर हो जाएगा m की पावर n। क्यों? क्योंकि बॉक्सेस जो हैं वो ज्यादा हैं और बॉल जो है वो कम है। चलो बढ़िया बात। दूसरा है m इक्वल टू n। अगर m इक्वल टू n आ गया है तो बताओ कि भाई नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने होंगे। तो भाई साहब आपको क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आपका कोई एक कम से कम खाली हो, ठीक है। और m इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है? n आ गया है। तो अब यहां पे सोचिए कि टोटल फंक्शन कितने होते। तो टोटल फंक्शन होते m की पावर n। टोटल फंक्शन होते m की पावर n, ठीक है। इसमें से when no one is empty, कोई खाली नहीं है, तो कोई खाली नहीं है यानी सबको एक एक दे दो, तो m फैक्टोरियल इज इक्वल टू when at least one is empty। ध्यान से देखें इस बात को। भाई हमें क्या चाहिए कि कम से कम एक बक्सा खाली हो, कम से कम एक बॉक्स खाली हो। तो हर एक बॉक्स को एक एक बॉल मिल सकता है m फैक्टोरियल तरीके से, और टोटल फंक्शन हो गया m की पावर n। तो टोटल माइनस व्हेन ईच बॉक्स इज गेटिंग एटलीस्ट वन बॉल इज इक्वल टू व्हाट? व्हेन एटलीस्ट वन बॉक्स इज एम्प्टी। ठीक है बच्चे, तो ये कंसेप्ट आ गया आपका। तो यहां पे ये आ गया m की पावर n माइनस m फैक्टोरियल। अब हम लोग आते हैं इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको कि जानना है, जो इंपॉर्टेंट मानते हैं हम लोग, तीसरा कंसेप्ट, कि अगर हमारे पास m जो है वो कम है n से, यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए इस टाइम पे हमारे पास बॉक्सेस कम है, बॉल्स ज्यादा हैं। बॉक्सेस कम है, बॉल्स ज्यादा हैं। तो अब हम क्या करते हैं? तो इनटू बनाने के लिए तो मुझे खाली करना पड़ेगा ना। अगर देखेंगे हम खाली नहीं करते किसी बॉक्स को तब तो बात खत्म हो गई। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई मैं आपको टोटल मेरे पास बॉक्सेस हैं m, तो मैं MC1 तरीके से, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं MC1 तरीके से एक बॉक्स को खाली कर देता हूं। मैं MC1 तरीके से एक बॉक्स को खाली कर देता हूं, ठीक है। तो अब बचे हुए बॉक्स कितने हो गए? m-1। उन पे टोटल फंक्शन लगा दो, तो टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा? m-1 की पावर n। अभी मैंने क्या किया है कि MC1 तरीके से मैंने एक बॉक्स को खाली किया है, लेकिन इधर तो मैंने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन लगा दिया ना बेटा, m-1 की पावर n। तो इसमें मैंने वो सिचुएशन भी गिनी होगी जिसमें 2 बॉक्सेस खाली रहे होंगे, जिनमें 3 बॉक्सेस खाली रहे होंगे। इसमें वो सिचुएशन भी काउंट है जिसमें एक ही बॉक्स में सारे बॉल जा रहे होंगे। सो दिस m-1 रेज़ टू द पावर n काउंट्स एवरीथिंग। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसमें से उस सिचुएशन को निकाल देता हूं। किस सिचुएशन को निकाल देता हूं? जब 2 बॉक्स खाली रहे होंगे, तो MC2 से 2 बॉक्स को खाली कर दो और m-2 की पावर n लगा दो, ठीक है। तो आपने एक बॉक्स खाली किया, लेकिन इसकी वजह से आपने उनको भी गिन लिया होगा जिसमें 2 बॉक्स खाली हुए होंगे, 3 बॉक्स खाली होंगे, 4 बॉक्स खाली हुए होंगे, तो उसको यहां से निकाल दो। अब जब आप MC2 से 2 बॉक्स को खाली रख के टोटल परम्यूटेशन कर रहे हैं या टोटल नंबर ऑफ फंक्शन लगा रहे हैं, तो इस वक्त आपने उसको भी निकाल दिया जिसमें 3 बॉक्स खाली रह रहे होंगे, 4 बॉक्स खाली रहे होंगे। तो यहां पे कौन सा कंसेप्ट लग गया बच्चे? यहां पे लग गया प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन, जहां की अल्टरनेट टर्म्स में साइन चेंज होते रहते हैं। तो अगले वाले में क्या आ जाएगा? अगले वाले में आ जाएगा प्लस MC3 m-3 की पावर n एंड सो ऑन। द मोमेंट यू विल गो टू m-m0, वहां के बाद आपकी सीरीज रुक जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप जाएंगे वहां पे आप खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर। जब हमारे पास बॉक्सेस ज्यादा हैं तो कंफर्म है कि कोई ना कोई बॉक्स खाली रहेगा, तो उस टाइम पे हो गया m की पावर n। जब बॉक्सेस और बॉल्स इक्वल हैं तो टोटल जितने तरीके हो सकते थे उसमें से उसको माइनस कर दिया। जब सारे बॉक्स भरे हुए हैं तो क्या मिलेगा? व्हेन एटलीस्ट वन बॉक्स इज एम्प्टी। और तीसरा, जब हमारे पास बॉक्सेस कम हैं तो हम लोगों ने एक बॉक्स को खाली किया, फिर फंक्शन लगा दिया, फिर
2 को खाली करके हटाया, फिर 3 को खाली करके ऐड किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन जो है उसको लगा करके हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है। आई होप द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, क्योंकि अब जो 5th वाला है वो तो सीधा टोटल से सब्सट्रैक्ट होगा बच्चे। तो 5th वाला आ जाता है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो जब आप टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे तो इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा बताइए। पहला केस m ग्रेटर देन n, तो भाई ज्यादा बक्सा है तो आंसर हो जाएगा 0। ज्यादा बक्सा है तो कोई ना कोई तो खाली रहेगा ही। ऐसे भी m की पावर n माइनस m की पावर n आपको 0 दे देता। सेकेंड देखिए m इक्वल टू n, तो m इक्वल टू n, तो m टोटल नंबर ऑफ फंक्शन m की पावर n माइनस m की पावर n, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको m फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल। ऐसे भी सोचिए कि m बॉल है, m बॉक्सेस है और सबको भरना है, तो कितने तरीके से कर सकते हो, सबको एक एक दे दो, तो ये हो गया आपका m फैक्टोरियल। और इसका थर्ड वाला रिजल्ट जो है आपका, तो क्या हो जाएगा टोटल माइनस इंटू वाला रिजल्ट। सो ये हो जाएगा आपका m की पावर n माइनस mc1 m माइनस 1 की पावर n प्लस mc2 m माइनस 2 की पावर n माइनस mc3 m माइनस 3 की पावर n एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, चलिए तो ये आपका हो गया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब एक लास्ट कंसेप्ट मैं इसमें बता देना चाहता हूं, पहले आई वांट टू मेक श्योर कि आप लोग कंफर्टेबल हैं इसमें। लास्ट एक चीज, लास्ट एक लाइन लिख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चे कि कांस्टेंट फंक्शन के अंदर डोमेन के सारे ही एलिमेंट कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट के पास जा रहे होते हैं। आपके कोडोमेन में कितने एलिमेंट हैं, तो आपके कोडोमेन के अंदर m एलिमेंट हैं, तो हमारे पास टोटल कितनी चॉइस हो जाएगी, m चॉइस हो जाएगी। सारे बॉल एक ही बक्से में रखने हैं, तो कितने बक्से हैं, m बक्से हैं, तो आप पहले वाले में रख दीजिए या दूसरे में रख दीजिए या तीसरे में रख दीजिए, ऐसे भरते चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन आपका हो जाता है m। अब यहां तक देखेंगे तो आपको ये फंक्शन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, जिसमें हम लोगों ने इनटू फंक्शन की बात की, ऑन टू फंक्शन की बात की, वन वन फंक्शन की बात की, मेनी वन फंक्शन की बात की, नंबर ऑफ फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन की बात कर ली है। जब आप 12th में फंक्शन पढ़ेंगे तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन आपको वहां पे पूछा जाएगा नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए या इनटू फंक्शन या ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए। चूंकि पीएनसी का कंसेप्ट इन्वॉल्व है इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पीएनसी से ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन आपको फंक्शन चैप्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हम लोग जब बाद में पीएनसी के अलग से क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो मैं इस पे भी 2-4 क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। फिलहाल के लिए हम लोगों ने हर एक फॉर्मूले को, हर एक रिजल्ट को अच्छे से देख लिया है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है, देखिए ये बाइजेक्शन, और इससे पहले हम लोगों ने किया था ग्रुपिंग का कंसेप्ट। तो 2 कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिसको हम लोगों ने देखा है, और अब कुछ ही चीजें हमारी पीएनसी में बची हुई हैं, बट आज हम लोग यहीं पे अपने आप को रोकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।